In previous lecture, we have covered what is genetic screening, okay, and types of genetic screening, right? उसके advantages क्या होते हैं, ठीक है? Advantages क्या होते हैं, right? Okay. तो हम लोगों ने प्रीनेटल स्क्रीनिंग देखा, पूरा नहीं देखा. वी देयर इज वन टॉपिक रिमेनिंग ऑफ प्रीनेटल स्क्रीनिंग, राइट? ओके. सो एंड हम लोगों ने कौन से देखे मेथड्स अंडर प्रीनेटल स्क्रीनिंग? अल्ट्रासोनोग्राफी, ओके. उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बिगड़ जाता है इन्फेंट का, सो वी कैन डिटेक्ट दैट एंड अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वी आर सेइंग कि जीन्स में डिफेक्ट्स है, ठीक है? ओके. And ultrasonography is also used in combination with other method like amniocentesis, ठीक है, या CVS. ओके. फिर हम लोग ने एमनियोसेंटेसिस देखा, ठीक है, उसके एडवांटेजेस देखे, उसके डिसएडवांटेजेस भी देखे, राइट? और ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करने वाला मेथड है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ओके. आगे चलते हैं. फिर हम लोगों ने प्रोसीजर भी देखे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी देखे, और कॉम्प्लिकेशंस भी देखा हम लोगों ने. 1/400 मिसकैरेज, मतलब 1 in 400 जो प्रोबेबिलिटी रहती है कि मिसकैरेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर. ओके. डिसएडवांटेज भी देखा कि इट इज़ कैरीड आउट लेट, ठीक है, उससे पहले कर नहीं सकते, ठीक है. तो 15 to 18th वीक में करते हैं तो ऑब्वियसली आफ्टर 18th वीक जो है यू कैन नॉट टर्मिनेट प्रेगनेंसी. ओके. तो ये इधर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. CVS उसको बाईपास करने की कोशिश करता है. हाउ? वी आर नॉट बेसिकली culturing cells, we are directly taking chorions. Okay. एंड इसमें ये इन्वेजिव है, दोनों भी इन्वेजिव है, एमनियोसेंटेसिस भी है एंड ये भी है, ठीक है. ठीक है. इसके कॉम्प्लिकेशंस भी देखे हम लोगों ने. वट आर द कॉम्प्लिकेशंस, वट आर द एडवांटेजेस? बायोकेमिकल एनालिसिस डायरेक्टली परफॉर्म किया जा सकता है, ओके. एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज भी देखा जा सकता है, ओके. तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज कैसे? जैसे डाउन सिंड्रोम, उसमें ट्राइसोमी होता है, राइट? वैसा, ठीक है. तो कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं. Now we have looked lastly, हम लोगों ने जब कवर किया, लास्ट टॉपिक कवर किया वो इट वाज मैटरनल ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट, और हम लोगों ने इधर करीबन 4-6 टाइप्स के देखे, राइट? ओके. एंड इसके एडवांटेजेस भी देखे क्योंकि ये इट इज़ नॉन इन्वेजिव फॉर इन्फेंट, ठीक है. हम लोग ब्लड किधर से निकाल रहे हैं? मदर से निकाल रहे हैं, ठीक है. तो हम लोगों ने अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में देखा. नॉर्मल से अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होता है, क्या होगा? नॉर्मल से भी अगर कम लेवल रहेगा तो कौन से एबनॉर्मलिटीज रहेंगे, वो भी हम लोग ने, ठीक है. ओके. एंड वर्ल्ड ओवर में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, तो दे से कि ये कंपलसरी मैंडेटरी हो जाता है कि आप जो कॉर्ड स्क्रीन है वो कैरी आउट करो, ठीक है. ओके. फिर हम लोगों ने दूसरे प्रोटीन जो दूसरे केमिकल्स भी देखे, बायोकेमिकल्स which can be tested या quantified for this method, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, फिर प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, ठीक है. सो ये सब देखे थे हम लोगों ने, राइट? कॉर्ड स्क्रीन में अलग आता है, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG आता है, एस्ट्रॉयल आता है, इनिबिन आता है, ओके. ये 4 केमिकल्स का मेजरमेंट किया जाता है उससे, ओके. सो इसमें डाउन सिंड्रोम भी पता लगा है 81% एक्यूरेसी से, ओके. फिर हम लोगों ने एक चीज़ और देखी, नॉन इन्वेसिव फीटल डायग्नोसिस में हम लोगों ने जब ब्लड एनालिसिस कर रहे हैं तो वी कैन आइसोलेट फीटल सेल्स फ्रॉम मदर्स ब्लड और फीटल DNA फ्रॉम मदर्स ब्लड, ठीक है, यूजिंग फैक्स फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टर, ओके. सो ये काफ़ी अच्छा, आपने होपफुली आपने शायद डीप में पढ़ा हो इन, खाली एक पेज का ही है, एक 1.5 पेज का इन QB, तो प्लीज़ गो थ्रू इट, ठीक है.
यस, सो इसमें एडवांटेजेस भी देखे कि विच डिजीज वी कैन डिटेक्ट, डिसएडवांटेजेस भी देखे, डिजीज कौन से डिटेक्ट नहीं हो सकते, ऑब्वियसली मेटरनल जो डिजीज है वो अगर डिफेक्ट होगा तो इट कैन नॉट बी रिकग्नाइज्ड, ठीक है। जो पेटर्नल अगर डीएनए डिफेक्ट होता है तो इट कैन बी इजीली डिटरमाइन, ओके। तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, ओके। फिर आगे चलते हैं, ओके। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, ओके। सो हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं ये मेथड से, ओके। व्हाट इज प्री इम्प्लांटेशन, क्या होता है प्री इम्प्लांटेशन? यस, कोई बता सकता है व्हाट इज प्री इम्प्लांटेशन? यस, प्री इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो प्री इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? जो फॉर एग्जांपल अगर दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ओके, ओके। जब भी आप इफ और ये एडवांस कंट्रीज में का अच्छे से होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो जब भी अ, आपको इफ़ यू वांट टू गो टू मैरिज और अगर इंश्योरेंस लेना है, सो ये कंपलसरी आपको जेनेटिक स्क्रीनिंग भी करवाना पड़ता है, ठीक है। सो ये एडवांटेज है उधर, या उधर कंपलसरी है कि आपको स्क्रीन करना पड़ता है अपने आप को, मतलब सैंपल्स देने पड़ते हैं, एंड पीपल विल स्क्रीन फॉर योर एनी जेनेटिक डिफेक्ट, ओके। So for example, there are two individuals, obviously partners हैं, and both are heterozygous in nature. तो they want obviously 1/4 of their जो आपका प्रोजेनी रहेगा वो इट वुड बी ए रेसेसिव रहेगा, राइट। बाकी हेट्रोजाइगस हो सकता है या होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, ओके। 1/4 इज दिस वन रेसेसिव, ऑब्वियसली दे विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग एट 1000 प्रोजेनीज प्रोड्यूस करेंगे तब जाके 250 प्रोजेनीज मिलेगा, नहीं होता, वैसा नहीं होता, ओके। दे में प्रोड्यूस 1 और 2, तो उसमें से भी अगर वन में ये जो होमोजाइगस रेसेसिव मिला, दे विल बी डिवास्टेड, ठीक है, इमोशनली मैं बता रहा हूँ, एंड फाइनेंशियली इट विल बी या इकोनॉमिकली उनके ऊपर बहुत बर्डन आएगा, ओके। सो इसके लिए क्या किया जाता है, इंस्टेड ऑफ मतलब डायरेक्टली प्रोक्रिएटिंग, क्या होता है जो फीमेल है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो फीमेल्स को सुपर ओव्यूलेट किया जाता है, ओके। सुपर ओव्यूलेशन मतलब बेसिकली हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, सो दैट शी प्रोड्यूसेस मोर एग्स, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम साइकिल, ठीक है। और फिर एग्स को निकाला जाता है, ओके, पेट्री डिशेस में रखा जाता है, ओके। एंड फिर जो मेल का स्पर्म्स इसको क्या बोलते हैं फर्टिलाइज किया जाता है, या इसको फर्टिलाइज एग्स को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ओके। सो ये थोड़ा सा बेसिकली इन्वेजिव है, ठीक है। तो एक बार एग फर्टिलाइज हो गया, ओके, तो ये वन सेल्ड एग रहता है, एंड जब भी इसमें फॉर एग्जांपल इफ इट कन्वर्ट्स इनटू, मतलब जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस होता है तो 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, फिर 8 सेल आता है, ठीक है, ओके, 8 सेल या 16 सेल, दिस इज आइडियल कंडीशन, होपफुली दिख रहा है, 18 to 16 जो सेल है उस दिस इज आइडियल कंडीशन, किस कंडीशन के लिए, इसमें से वो 16 में से एक 1 सेल को निकाल देता, ओनली 1 सेल, 1 सेल की बात है, ठीक है, 1 सेल, एट दिस स्टेज 1 सेल को निकाल के उसका जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। जेनेटिक एनालिसिस करके या सीक्वेंस करके पता लग सॉरी पता लगाया जाता है कि इफ दिस
if the child is defective for a particular gene or not. Okay, जो जेनेटिक स्क्रीनिंग करके मतलब ऑब्वियसली सीक्वेंस करके उसमें पता लगाया जाता है कि जो सेल है, फॉर एग्जांपल इसको फिर लेबल भी किया जाता है ना, लेबल किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट एम्ब्रियो सेकंड एम्ब्रियो, तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एम्ब्रियो इज डिफेक्टिव, ठीक है, तो ठीक है, सेकंड एम्ब्रियो इज ओके, सो यू कैन गो फिर दैट, ठीक है, थर्ड एम्ब्रियो इज डिफेक्टिव। ओके, सो ऐसे आपको 200 300 एम्ब्रियोज को चेक करना पड़ता है, उसके जेनेटिक एनालिसिस किया जा सकता है। ओके, एंड देन यू फाइंड अ परफेक्ट सुटेबल एम्ब्रियो। ओके, सॉरी ज़ाइगोट, एंड उसको वापस इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ इम्प्लांटेड बैक। जो परफेक्ट एम्ब्रियो है उसको इम्प्ला वापस जो फीमेल में इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि जो इन्फेंट जो बॉर्न होगा इट वुड बी फ्रॉम दिस एम्ब्रियो या ज़ाइगोट। ठीक है, एंड क्या होता है कि इससे ऑब्वियसली आपको प्रोजेनी वुड बी विदाउट एनी डिसीज। ठीक है, सो एकदम सिंपल था, होपफुली समझ में आया रहेगा। ठीक है, तो यही है। ओके, तो ये बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एडवांस वर्जन है, जिधर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में खाली वो फर्टिलाइज कर रहे हैं, बट इधर एडिशनल फीचर क्या है कि वी कैन गो फॉर वी कैन स्क्रीन दिस एम्ब्रियोस फॉर एनी डिफेक्ट। अगर डिफेक्ट रहेगा तो उसको निकाल देंगे, अगर डिफेक्ट नहीं रहेगा परफेक्टली ओके, वी कैन इम्प्लांटेड बैक। ठीक है, ओके, सो इसमें ये तो इंड्यूस ओवुलेशन, एग्स आर सर्जिकली रिमूव्ड, fertilized with sperm in vitro, right? Embryos is then implanted in uterus। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्लस जेनेटिक टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, समझ रहे, जेनेटिक टेस्टिंग को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं विद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। समझाइए, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस या पीजीडी। ठीक है, प्री इम्प्लांटेशन मतलब इम्प्लांट करने से पहले, मतलब जो डिफेक्ट फ्री एम्ब्रियो रहेगा या जाइगोट रहेगा, इट वुड बी इम्प्लांट करने से पहले उसका जेनेटिक डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, ओके, सो ऑब्वियसली दिस विल कम अंडर प्री नेटल स्क्रीनिंग, क्योंकि अभी बच्चा बॉर्न ही नहीं हुआ, इट इज इन सिंगल सेल स्टेज और 18-16 सेल स्टेज। ओके, यस, तो ये टेक्निक किसके लिए तो जो लोगों को लगता है कि दे आर कैरिंग सम काइंड ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, तो उनको जो बच्चा प्रोड्यूस करना या प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, इट शुड बी डिवॉइड ऑफ एनी डिफेक्ट। ठीक है, ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ वुमन इज कैरियर फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, ऑब्वियसली अगर वुमेन इज एक्स लिंक्ड कैरी कर रही है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, तो जो मेल रहेगा इट वुड बी इफेक्टेड, सिंपल। ठीक है, क्योंकि एक्स जो एक्स लिंक्ड रहता है और अगर वो मेल में आ जाता है, तो बेसिकली अगर मैं इधर चले जाता हूँ वापस व्हाइट बोर्ड में, ओके, सो फॉर एग्जांपल फीमेल में इफ इट इज अ कैरियर, ठीक है, ये डिफेक्टिव जीन है इधर, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट अ मेल। ठीक है, तो इसका अगर मैं करूँ, ओके, राइट, ऐसे ही किया जाता है ना, और कुछ है क्या? ओके, है ना, ऐसा किया जाता है ना, तो आपको डिफेक्टिव जीन्स किधर किधर मिलेंगे, एक इधर मिलेगा। ठीक है, बट इसमें भी जो फीमेल रहेगी इट वुड बी कैरियर इन नेचर, बट जो मेल रहेगा इट वुड बी अफेक्टेड। ठीक है, सो ऑब्वियसली प्रोजेनीज वो चार प्रोजेनीज प्रोड्यूस नहीं करने वाले, एंड
नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि 4 प्रोजेनी अलग-अलग आपको क्या बोलते हैं, अलग-अलग जीनोटाइप के मिले। इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ओके, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, जो मेल वुड बी अफेक्टेड पर्सन, तो वो अवॉइड करने के लिए दे कैन गो फॉर दिस मेथड, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। तो okay, so half of our son are expected to be have disease, ठीक है? सॉरी, ठीक है? तो इसमें वही प्रोसीजर है। 1 मिनट रुका, मैं आता हूँ, वाटर ब्रेक ले लेता हूँ, तब तक प्रोसीजर पढ़ो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ, तो प्रोसीजर में क्या हो रहा है, प्रोसीजर का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, ठीक है? सो प्रोडक्शन ऑफ सेवरल सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट? एम्ब्रियो में उसको अलाउ किया जाता है सेवरल टाइम टू डिवाइड सेवरल टाइम, मतलब 3 to 4 टाइम हो जाता है। तो 8 सेल एंड 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट जब आ जाता है, तो उसमें से एक सेल को एक एम्ब्रियो से एक ही सेल को रिमूव करके उसका जेनेटिक टेस्टिंग किया जाता है, उसमें स्क्रीन किया जाता है फॉर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। इससे एम्ब्रियो को कोई हार्म नहीं होता, क्योंकि यू आर रिमूविंग ओनली 1 सेल, बट अगर आपने 5, 6, 10 सेल रिमूव कर दे तो वो वाट लगेगा, ठीक? ओके, आगे चलते। तो हेल्दी एम्ब्रियो को उस हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है एंड इम्प्लांट कर दिया जाता है वापस वुमेन यूट्रस में, ठीक है? और फिर ऑब्वियसली यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया, तो जो एग वो ग्रो होगा, ठीक है, इनटू इन्फेंट, एंड देन इट विल बी आपको 9 मंथ्स के बाद बेबी मिल जाएगा, ठीक है? ओके, सो तो जो सिंगल सेल है उसको ऑब्वियसली डीएनए को पहले आपको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, पर्टिकुलर सीक्वेंस का, या आप डायरेक्टली उसको डी पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस कर सकते हो। अभी तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी आ चुका है डीएनए सीक्वेंसिंग का, एंड अभी थर्ड जनरेशन आ चुका है, ठीक है? सो नेक्स्ट जनरेशन वाज सेकंड जनरेशन, एंड देयर इज थर्ड जनरेशन आल्सो। ओके, नाउ देयर इज अ बर्थ ऑफ थाउजेंड ऑफ, तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ हेल्दी जो चिल्ड्रंस इस ये टेक्निक के थ्रू उन्होंने जन्म लिया, मतलब एज इन देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये टेक्निक के वजह से काफ़ी हेल्दी बच्चे प्रोजेनिस क्रिएट हुए, ठीक है? ना इथिकल कंसर्न्स क्या क्या है, तो ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है? तो अगर डीएनए एनालिसिस हो रहा है तो पता चल सकता है कि जो बेबी है वो टॉल होगा, डॉर्फ होगा, आई का कलर क्या होगा, ठीक है? हेल्दी रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब हेल्दी ऑब्वियसली, बट इन टर्म्स ऑफ वीकनेस ऑल्सो। ओके, सो इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि ह्यूमंस को क्या बोलते हैं, दे कैन सेलेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। ऐसा ज़रूरी नहीं खाली आपको
इसके ऊपर जेनेटिक डिफेक्ट पे ही काम करना। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर कि उसका हाइट अच्छा रहेगा, ठीक है, वो मस्कुलर रहेगा, ठीक है, मतलब आता है जेनेटिकली आता है, ठीक। लीवर अच्छा होना चाहिए, आजकल बहुत सारे लोग पी रहे, तो फिर इट शुड बी इन दैट स्टेट, ओके। So basically, we may be selecting for a particular genetic trait and we will be removing certain genetic trait, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एथिकल कंसर्न हो जाता है, ओके ओके। तो हम लोग बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे, मैं बोलूँगा कि मेरे को मेरा प्रोजेनी चाहिए विद आई कलर, ब्लू आई कलर या ग्रीनिश आई कलर या हेट्रोक्रोम में, ठीक है, या एंड उसका हाइट एकदम ज़बरदस्त 7 फीट होना चाहिए, मस्त, ठीक है। तो वैसा नहीं होता, ठीक है। तो उधर इथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं, ठीक है, ओके। सो होपफुली समझ में आया कि ऊपर से क्या बता दो मुझे। समझा सर। यस। किसी को रिपीट या कुछ क्वेश्चंस पूछने? Okay, so we can select, basically we can select uh, best, as in children with best trait also, ठीक है, ओके। और अगर थोड़ा और एडवांस जाए, ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस जाए, मैं इसमें बात कर रहा हूँ जो स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा और एडवांस जाता हूँ, ठीक है, प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग, ठीक है ना, जेनेटिक डायग्नोसिस, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, इससे थोड़ा मैं एडवांस जाता हूँ, तो क्या हो सकता है, अगर आई कैन चेंज डीएनए यूजिंग जीन थेरेपी, तो ज़रूरी नहीं कि मैं मेडिकल रीजन से ही जीन थेरेपी कैरी आउट कर रहा हूँ, बट आई कैन गो ऑल्सो गो फॉर अदर जेनेटिक मॉर्फोलॉजी, जैसे हाइट हो गया, अगर उसमें फॉर एग्जांपल सारे जो आपको जाइगोट्स एम्ब्रियोज मिले, उसमें सब में डॉर्फ का जीन है, तो मैं क्या करूँगा, जीन थेरेपी से आई कैन चेंज दैट डीएनए, उसमें जो डॉर्फ का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको निकाल के आई कैन एक्सचेंज विद टॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ब्लू आइज का कैरेक्टरिस्टिक्स जा सकता हूँ, जैसे इंडियंस में ब्लू आई इज वेरी वेरी रेयर, ग्रीन आइज और ज़्यादा रेयर होता है, ठीक है, ओके। सो मैं वो जीन्स डाल सकता हूँ, सो बेसिकली आई कैन डिज़ाइन माई बेबीज यूजिंग जीन थेरेपी, okay? इससे एक स्टेप अहेड बात कर, ठीक है, सोच के देख। सो इट मे बी अ पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, जैसे इफ़ यू नो कि 2019 में एक चाइनीज साइंटिस्ट उसके टीम है, सो उन्होंने एच आई वी रेजिस्टेंट बेबीज को जेनेटिकली डिज़ाइन किया, ठीक है, ओके। ऑब्वियसली इट वाज अनएथिकल क्योंकि उसने परमिशंस नहीं लिए थे, ठीक है, उसने परमिशंस नहीं लिए थे, बट ही हैज रिसर्च इनटू एन अननोन एरा, अननोन थिंग, ठीक है। उसमें जो बेबीज हुए वो दे वर एच आई वी रेजिस्टेंट, ठीक है। एच आई वी रेजिस्टेंट मतलब अब एच आई वी अगर बाइंड ही नहीं करेगा सेल को, तो इट वुड बी रेजिस्टेंट, ठीक है, सिंपल। चलो, होपफुली समझ में आ रहेगा आपको। नेक्स्ट वी विल बी गोइंग फॉर पोस्टनेटल स्क्रीनिंग। पोस्टनेटल स्क्रीनिंग में होता क्या, अच्छा, प्री नेटल देखा था, मतलब बिफोर डिलीवरी देखा, पोस्ट नेटल देखा, अभी देख रहे पोस्ट डिलीवरी, ठीक है, पोस्ट डिलीवरी मतलब ऐसे 9 मंथ्स होके गया, बच्चा निकल गया, ठीक है, उसके बाद का स्क्रीनिंग। अब एक बार फॉर एग्जांपल प्री नेटल में डिटेक्ट हुआ, बट अगर नहीं कर पाए तो पोस्ट नेटल पे वी कैन गो फॉर डिटेक्शन। ऑब्वियसली वी कैन नॉट किल द चाइल्ड, अब ये स्टेज में अबॉर्शन नहीं कर सकते, राइट, ये बच्चा बाहर निकल जाएगा, एंड वी कैन नॉट किल बेबी ऑल्सो, क्योंकि वो
अनएथिकल एंड लीगली इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिनके पास एबिलिटी नहीं है स्क्रीन करने का, तो न्यूबॉर्न को स्क्रीन किया जा सकता है, तो इट इज़ वन ऑफ द मेथड। ओके, सो न्यू जो जैसे बेबी आया, सो उसको इन्फेंट का ब्लड निकाल के उसका जेनेटिक स्क्रीनिंग किया जा सकता है। ओके, तो टेस्टिंग फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर इन न्यूबॉर्न इन्फेंट इज कॉल्ड एज न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, सिंपल। तो जैसे एडवांस कंट्रीज है, जैसे यूएस है और अदर कंट्रीज है, इनमें लॉ का रिक्वायरमेंट है, मतलब इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ दैट न्यूबॉर्न इन्फेंट शुड बी टेस्टेड फॉर सम जेनेटिक डिसीज, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आपको जैसे आप यूरोप में चले जाओ या यूएस में चले जाओ, यू आर गिविंग अप्रोक्सीमेटली 40% टैक्स, ठीक है। उसमें से आपको कंपलसरी मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। विदाउट दैट तुम लोग अगर बीमार भी हो गए तो बहुत पैसे उड़ने वाला, ठीक है। तो कंपलसरी वो लेना पड़ता है। इट तो आपका पूरा 40% उसमें ही निकल जाता है। 25% अगर आप रेंट पे रहोगे, 25% उधर उधर निकल गया, तो बचा कितना हाथ में आपको? 25% अप्रोक्सीमेटली बचा रहेगा, ठीक है। 25-35 उसमें से भी आपका 20% आपका खाना और खाना सब क्लॉथिंग में निकल जाता है। बचा कितना? 15%, ठीक है। उसमें से भी आपको अगर जैसे पढ़ाई वढ़ाई करना है तो उसमें निकल जाता है, तो देर इज सेविंग ऑफ 10%, 5 to 10%, ठीक है। ओके, सो तो काफ़ी कम पैसा बच जाता है, इसलिए तो एज इन लॉ का रिक्वायरमेंट है कि अ, जो जेनेटिक डिजीज़ है उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जो ग्रेव जेनेटिक डिजीज़ उसको टेस्ट किया जाता है, ताकि अगर कोई तो क्या हो जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए सही हो जाता है कि हाँ, उनको फिर वो प्रीमियम टैरिफ भी ले सकते हैं वो लोग, ठीक है। प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं एक बार पता चल गया, and they can obviously cover that human being also, okay, ठीक है। और जितना जल्दी जेनेटिक डिफेक्ट या कंडीशंस को पता चल जाता है, उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे फिनाइल कीटोयूरिया हो गया, ठीक है। फिर जैसे फिनाइल कीटोयूरिया में जो बेसिकली यूरिन में कीटोन्स निकलते हैं, ठीक है। ओके, सो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अगर इसको अर्ली एज में ट्रीट नहीं किया गया, कैन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। अगर अर्ली एज में मैं एज इन इन्फेंट लेवल पे अगर मैंने ट्रीट नहीं कर पाया, तो ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा, तो काफ़ी लोग जो है मेंटली रिटार्ड हो जाता है, ठीक है। बट अर्ली इंटरवेंशन थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफाइड डाइट प्रिवेंट्स रिटार्डेशन, ठीक है। अगर पहले ही पता चल जाएगा, इन्फेंट लेवल पे ही मैं उसका स्क्रीन करवा के चेक कर लूँगा, तो उधर मैं मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें डाइट में मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन ना हो, ठीक है। एंड आई कैन इनिशिएट सम काइंड ऑफ मेडिकेशंस आल्सो, ठीक है। ओके, तो न्यूबॉर्न टेस्टिंग कैसे किया जाता है? खाली आपको उसमें से उसको इन्फेंट से ब्लड चाहिए, बस, दैट्स इट। ब्लड चाहिए, तो ब्लड में आपका जो कुछ सेल्स है, ऑब्वियसली नॉट आरबीसीज, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं रहता, ठीक है। बाकी जो सेल्स रहते हैं उनमें ऑब्वियसली डीएनए रहता है, तो उधर से डीएनए निकाला जा सकता है। ओके, तो ब्लड को वो स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स रहते हैं, मतलब से ब्लड को कलेक्ट करके कार्ड में स्टोर कर दिया, ठीक है। सो कार्ड इज नॉट लाइक योर पोस्ट कार्ड और एनीथिंग एल्स, बट वो उसमें प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और कितने साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं? इनडेफिनेटली, मतलब 40 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स तक स्टोर करके रख सकते हैं ईजिली, ठीक है। ऑब्वियसली इधर आपको 40 ईयर्स तक स्टोर किया, मतलब आप ऐसा मत समझो कि रूम टेम्परेचर में स्टोर किया रहेगा या फ्रिज में स्टोर किया रहेगा, तो इसमें डीप फ्रीज़र का ज़रूरत रहता है, ठीक है। वो जो -80 में स्टोर करके रखते हैं, या
-196 डिग्रीज, विच इज नथिंग बट लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग के डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज आता है नॉट फ्रॉम, इट इज़ नॉट फॉर बेबी बट इट इज़ फॉर, इट इज़ मिसयूज़ किया जाता है। मिसयूज़ किसका? अभी ब्लड मिल रहा है, ठीक है, तो जो रिसर्चर्स है वो लोग क्या करते हैं, ये इनमें से ब्लड सैंपल उठा लेते हैं, ठीक है, एंड दे विल स्क्रीन विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम इन्फेंट, ऑब्वियसली नॉट इन्फेंट, इन्फेंट की जो फैमिली रहती है उससे अगर परमिशन नहीं उठाया, परमिशन लिया ही नहीं, और उन्होंने जेनेटिक रिसर्च करना चालू कर दिया, मतलब उनके परमिशन के बिना उन्होंने ब्लड सैंपल उठाया और उनका एनालिसिस करना चालू किया, ठीक है, विदाउट दैट एनी कंसेंट। ओके, तो वो एक इथिकल रीज़न है। ओके, ठीक है, और भी है, जैसे म्यूटेशन दैट लीड टू चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, ठीक है, एंड बर्थ डिफेक्ट एंड लुकिंग एट रिलेशन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। तो ये थोड़ा ये है, इसमें क्लियरली प्रीमाइस नहीं दिया, ठीक है, बट डिसएडवांटेज क्या है कि आपका जो जेनेटिक डिफेक्ट है, ठीक है, इट में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, ठीक है, या टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ठीक है, या कैसे जीन्स इंटरेक्ट करेंगे, बेसिकली जीन सिग्नलिंग के ऊपर आ जाता है, जेनेटिक सिग्नलिंग पाथवेज के ऊपर डिपेंड करता है कैसे फायर करेंगे, ठीक है, उनके इंटरेक्शन से पता लगता है कि इफ these genes will be expressed, mutant genes will be expressed or not, ठीक है, ठीक है, होपफुली समझ में आया। नहीं आया तो बता दो मुझे। समझ में आया कि ऊपर से गया? किसी को कुछ पूछना है? यस, एनी डाउट? किसी को कुछ क्वेरी पूछना है? यस, ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर आता है प्री सिम्टोमेटिक जेनेटिक टेस्टिंग। तो व्हाट इज प्री सिम्टोमेटिक? ठीक है, तो हम लोग डॉक्टर के पास कभी जाते हैं जब हम लोग को सिम्टम्स अपीयर, ठीक है, हम लोग डॉक्टर के पास कभी जाते हैं कि जब हम लोग को सिम्टम्स अपीयर होते हैं तब जाते हैं हम लोग डॉक्टर के पास, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ओके। नाउ आई एम सेइंग अबाउट प्री सिम्टोमेटिक जेनेटिक टेस्टिंग। इसमें क्या हो रहा है? वी आर बेसिकली टेस्टिंग फॉर जेनेटिक डिजीज इन फीटस एंड न्यूबॉर्न, मतलब सिम्टम आने से पहले वी आर बेसिकली स्क्रीनिंग द पर्सन, ठीक है, जैसे अभी आपको पता नहीं बट थिंग इज कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे प्रोवाइड अराउंड 50,000, 50,000 का वो, जैसे आप अगर आगे जाके सैलरी कमाना चालू करेंगे, दे गिव अप्रोक्सीमेटली 50,000 का रिस्पाइट आई थिंक। ओके, सो उसमें आप प्री सिम्टोमेटिक पूरे आप एनालिसिस कर सकते हो अपने आप का, ठीक है, एंड यू कैन फाइंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसीज और नॉट, जैसे आपका शुगर हो गया, ठीक है, यूरिन एनालिसिस हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ईसीजी हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, एंड ऑब्वियसली कंपनीज वो लोग फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उनको कमाना भी है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पाइट भी देता है। रिस्पाइट एज इन, अगर आपका सैलरी इज 3 लैक्स, समझ के लो 3 लैक्स है, तो 50,000 का उधर से रिस्पाइट मिल जाता है, मतलब आप ऑब्वियसली आपको बिल रहना चाहिए आपके पास अगर कुछ हुआ तो आपने लिख दिया उधर 50,000, तो आपका जो सैलरी है वो जो इनकम हो जाता है वो 2.5 लाख हो जाता है, मतलब आपने उधर इन्वेस्ट किया, राइट, अपने हेल्थ पे ऊपर इन्वेस्ट किया। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग,
ठीक है। बट हम लोग इधर बात कर रहे हैं प्री सिम्टोमेटिक जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फीटस हो गया या न्यूबॉर्न हो गया, उसका हम लोग ब्लड निकाल के उसका जेनेटिक टेस्टिंग किया जा सकता है, ठीक है। या ज़रूरी नहीं कि हम लोग फीटस के ऊपर ही बात करें, एज अ एडल्ट वी कैन ऑल्सो अंडरगो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग हेल्दी एडल्ट्स, ठीक है। अभी आप बोलोगे एडल्ट्स क्या हो गए, जब तक डिजीज नहीं दिखता तब तक इट इज़ अ प्री सिम्टोमेटिक, ठीक है। डिजीज एक बार दिख गया तो इट वुड बी सिम्टोमेटिक, सिंपल, ठीक है। तो प्री सिम्टोमेटिक आपका 80 ईयर्स 90 ईयर्स जब तक इंसान जिंदा, तो इट दे कैन अंडरगो प्री सिम्टोमेटिक जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। ओके, टेस्टिंग healthy adults for genes that might predispose them to genetic conditions in future, ठीक है। तो उनको क्या लगता है कि अगर हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग करा लें और पता चल जाए कि हमारे में जो हमारे जीन्स में अगर कुछ डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, जेनेटिक कंडीशन है, तो वी माइट बी आई थिंक प्री डिस्पोज टू सम काइंड ऑफ जेनेटिक डिजीज। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ फैमिली, ठीक है, उसमें 2 या 3 लोगों को कैंसर हो गया, ठीक है। तो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं जो जिनमें सिम्टम्स दिखा नहीं है, राइट, तो दे कैन अंडरगो जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है, प्री सिम्टोमेटिक जेनेटिक टेस्टिंग। उनको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में फ्यूचर में फ्यूचर में अगर एक और म्यूटेशन इवेंट होता है, ठीक है, इफ दे हैव सम सर्टेन काइंड ऑफ म्यूटेंट जीन्स और नॉट, ठीक है, और ये म्यूटेंट जीन्स आगे जाके ट्रिगर हो सकता है अंडर, मतलब स्ट्रेस के अंदर ट्रिगर होता है, ठीक है। तो अगर उनके पास ये म्यूटेंट जीन्स अवेलेबल है, ठीक है, अभी तक वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो दे आर बेसिकली प्री डिस्पोज। मतलब प्री डिस्पोज मतलब क्या हो गया, उनमें डिफेक्टिव जीन्स है, बट वो जब एक्सप्रेस होगा तो दे इट विल कॉज जेनेटिक कंडीशन, ठीक है। बट अगर जब जब तक वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो इट दे आर बेसिकली प्री डिस्पोज, उनमें डिफेक्टिव जीन्स है, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ, बट वो एक्सप्रेस नहीं, सिंपल, ठीक है। सो प्री डिस्पोज देम टू अ जेनेटिक कंडीशन इन फ्यूचर, ठीक है, जैसे मैंने बताया कैंसर का, ठीक है। तो अगर किसी फैमिली में अगर 2 या 3 मेंबर्स कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, कैंसर होता है, तो अदर फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हैं कि दे शुड गो अंडरगो जेनेटिक प्री सिम्टोमेटिक जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल इधर एक अच्छा एग्जांपल भी दे रखा है, टेस्टिंग फॉर इज अवेलेबल फॉर मेंबर्स ऑफ फैमिलीज दैट हैव ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक। तो इधर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भी काम किया जाता है। इफ़ यू नो अबाउट क्लासिक केस ऑफ एंजेलिना जोली, ठीक है, शी इज़ अमेरिकन एक्ट्रेस, ठीक है। तो उसकी आंट जो है ब्रेस्ट कैंसर से उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, एंजेलिना जोली ने, कि शी अंडरवेंट प्री सिम्टोमेटिक जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है, ओके। उन्होंने, और शी मतलब उसमें आया नहीं था, उसको मतलब कैंसर स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसने एनालिसिस किया और उसको पता लगा कि शी ऑल्सो हैज़ कंडीशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। उसमें भी जीन्स डिफेक्टिव। तो उसने क्या किया, शी अंडरवेंट ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी, ठीक है, एंड फिर उसने फेक इम्प्लांट्स भी लगाए, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। बिकॉज इट इज़ सीरियस, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में पूरा ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, एंड ऑब्वियसली आफ्टर ब्रेस्ट रिमूवल आपको बहुत सारे रेडिएशंस एंड ये सब पेन जो है, पेनफुल ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है, रेडिएशंस हो गया, बहुत सारी तो चीज़ें। सर जो फेक रहते हैं उनमें तो ये टिश्यूज नहीं अवेलेबल होगे ना, जो नेचुरल्स में रहते हैं ब्रेस्ट टिश्यू वगैरह। हाँ, सो उसको एक्चुअली जो है जैसे लंप फॉर्मेशन हो गया, उसको रिमूव किया जाता है एक्चुअली। अगर जो ब्रेस्ट कैंसर में अगर लंप फॉर्मेशन होता है तो वो पूरा का पूरा ब्रेस्ट ही रिमूव कर देता है, ठीक है, ओके। वैसा। हम्म।
तो वो एंड इट इज़ उसके साथ फिर वो रेडिएशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, बहुत पेनफुल रहता है, बहुत पेनफुल रहता है। ठीक है, उस ऐसे पेशेंट को ऐसा लगता है कि मर जाना ही बेटर है, उतना ज़्यादा पेनफुल रहता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सो जो defective allele allows for closer surveillance and allow and the early detection of tumors। ठीक है, तो डिफेक्टिव allele अगर मिल जाता, डिटेक्ट हो जाता, तो उसमें फिर बाकी का जो प्रेडिग्री एनालिसिस किया जा सकता है। ओके, एंड ऑब्वियसली अ पर्टिकुलर स्टेप्स जो भी डॉक्टर रेकमेंड करे दे कैन बी कैरिड आउट। ओके, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डिजीज़ है, ये एक्चुअली एपिजेनेटिक्स का डिजीज़ है। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज़। ओके, अभी जो हंटिंगटन डिजीज़ है, इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो कितनी बार रिपीट होता। ठीक है, कितनी बार रिपीट होता। सो जैसे फॉर एग्जांपल 10 या 20 बार रिपीट्स आते हैं, मतलब जैसे टैंडमली रिपीट होता है, तो ये नॉर्मल पर्सन में रहता है। ठीक है, बट अगर 30 के ऊपर गया तो ये हंटिंगटन डिजीज लेटेंसी में आएगा, एज इन बेसिकली 60 ईयर्स 50-60 ईयर्स के बाद ये डिजीज अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, ओके, तो इफेक्ट क्या आएगा? स्लो फिजिकल एंड मेंटल डिटेरियोरेशन इन मिडिल एज। ठीक है, तो मेंटल डिटेरियोरेशन हो जाता है, फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है, दोनों भी। बट कुछ ऐसे हंटिंगटन डिजीज में भी कुछ ऐसे पेशेंट्स पाए गए जिनमें ना 10 ना 20 टाइम्स रिपीट या 30 टाइम्स रिपीट, इट इज रिपीटेड 80 to 90 टाइम्स, वो पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, उसमें जब और उसमें क्या होता है, जो डिजीज है इट इज बेसिकली नॉट सीन इन मिडल एजेस, बट ये आपको एट टीन लेवल पे ही जो डिजीज है वो होना, उसका इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। टीन लेवल मतलब 15-20। ठीक है, उसमें ही आपको दिखना चालू हो जाएगा 30। ठीक है, सो अर्ली एज में आपको वो डिजीज हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जैसे मैंने बताया, ये डिजीज प्री सिम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्री सिम्टोमेटिक जेनेटिक टेस्टिंग। ठीक है, तो इस सिम्टम्स का भी अपीयर होता है 30 ईयर्स बाद, 860 ईयर्स बाद। ठीक है, तो उसका एनालिसिस आप जब भी इन्फेंट फॉर्म में रहेगा तब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बेटर है कि यू कैन गो फॉर क्या बोलते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग एट एम्ब्रियो लेवल, मतलब अगर एम्ब्रियो लेवल पे आप जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सके तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें भी सोशल एंड इथिकल कंसर्न्स आते हैं। ओके, ना प्री सिम्टोमेटिक हो गया, नेक्स्ट है हेट्रोजाइगोट स्क्रीनिंग। ठीक है, हेट्रोजाइगोट, तो हेट्रोजाइगोट में क्या होता है, जैसे मेंबर्स काफ़ी लोगों को पता है कि if they are carriers of a particular disease, so they may pass on these defective genes to future generation। ठीक है, एक एग्जांपल भी है। ओके, हेट्रोजाइगोट, जैसे स्क्रीनिंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आर टेस्टेड टू आइडेंटिफाई हेट्रोजाइगोट्स कैरियर। ठीक है, ऑफ रेसेसिव डिजीज कॉजिंग एलिल्स, तो इसमें हम लोग पेरेंट्स को स्क्रीन कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स को, इन्फेंट को स्क्रीन नहीं कर रहे, वी आर स्क्रीनिंग फॉर पेरेंट्स या पोटेंशियल पार्टनर्स हो गए। ठीक है, जो बेसिकली शादी करके सेटल होके एंड दे आर प्लानिंग फॉर प्रोजेनी। ठीक है, तो उनका स्क्रीनिंग किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग मतलब जैसे प्रोजेनी प्रोड्यूस होने से पहले या पार्टनरशिप एज एन मैरिज में एंटर होने से पहले अगर स्क्रीन कर सके इंडिविजुअल को एंड दे आर फाउंड टू बी हेट्रोजाइगोट्स, तो वो उसको अवॉइड किया जा सकता है, वो मैरिज को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, ओके, वो मैरिज को अवॉइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इधर तो एक दूसरा एग्जांपल दिया है, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट
बीटा थैलेसेमिया, ठीक है, उसमें बीटा थैलेसेमिया में मदर एंड फादर में भी कैरिंग डिफेक्टिव एलील, ठीक है, दे में बी माइट बी कैरियर, बट सॉरी जब दोनों जीन्स ऑब्वियसली प्रोजेनी में अगर दोनों भी डिफेक्टिव एलील आ जाता है तो जो आपका इन्फेंट है इट वुड बी हाईली डिफेक्ट, मतलब उसमें वो बीटा थैलेसीमिया उसमें इनिशिएट हो जाता है, ठीक है, एंड सच पेशेंट्स वॉन्ट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी क्या बोलते हैं ब्लड, ठीक है, ब्लड नहीं बना पाएगा। ओके, सो मेरा फ्रेंड है वो बीटा थैलेसीमिया मेजर है, ठीक है, एंड मतलब मेरा ही क्लासमेट है। ओके, एंड अभी वो आईआईटी बॉम्बे में है, एंड मतलब एज अ रिसर्चर, उसका शादी नहीं हुआ है अभी तक। ओके, सो ठीक है, एंड दीज ऐसे इंडिविजुअल्स फिर दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फादर एंड मदर, मतलब पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, एंड ब्लड अगर उनको चाहिए, ऑब्वियसली ब्लड नहीं बना सकते हो, ब्लड किसके ऊपर, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन, ठीक है, दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहते हैं, एंड एवरी मंथ 2 to 3 bottles ऑफ ब्लड चढ़ता है, ठीक है, एंड वो ब्लड को स्क्रीन किया जाता है फॉर एनी एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट्स या एंटीबॉडीज है या बहुत सारी चीज़ें के लिए स्क्रीन किया जाता है। सो वो 3 bottles of blood इट कॉस्ट अराउंड 20 to 25,000, ठीक है, पर मंथ का खाली खर्चा वही है। ओके, सो जो मेरा फ्रेंड है वो इतने साल से ज़िंदा है, वो अपने के फादर की वजह से, ठीक है, ठीक है, हिज फादर इज़ इन ONGC, सो गवर्नमेंट इज़ फंडिंग फॉर हिज थिंग, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ठीक है। ओके, सो हम लोग अभी दूसरे डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड बीटा थैलेसीमिया ज़्यादातर आप किधर पाए जाएंगे। ओके, इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन सिंधी कम्युनिटी, ठीक है, एंड मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन सम अदर कम्युनिटी। एक तो जो कम्युनिटी में इंटरब्रीडिंग नहीं होता, ठीक है, मतलब एज एन कम्युनिटी के बाहर शादी नहीं होता, तो उधर ये डिजीज़ जो कैरियर्स है उनमें ज़्यादातर डिफेक्टिव एलील का फ्रीक्वेंसी इज हाई, ठीक है। ओके, ठीक है, सो इधर एग्जांपल जो दिया है वो टे सैक्स डिजीज है। तो क्या होता है टे सैक्स डिजीज, पहले उसके बारे में पता कर लेता है, टे सैक्स डिजीज क्या होता है। ओके, सो मैं इधर आ जाता हूँ। तो टे सैक्स डिजीज होपफुली आपको दिख रहा है, दिस इज फ्रॉम मायो क्लिनिक। ओके, is a rare disorder passed from parents to child. It is caused by absence of enzyme that helps break down fatty substance, ठीक है। ओके, ये ब्रेन में बिल्डअप हो जाता है गैंग्लियोसाइट्स, ठीक है, एट टू अ टॉक्सिक लेवल, ठीक है, एंड अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ नर्व सेल्स, तो नर्व सेल्स को अफेक्ट करना। तो जैसे डिजीज प्रोग्रेस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाइल्ड लूजेस मसल कंट्रोल, मसल पे कंट्रोल नहीं रहता, इवेंचुअली दिस लीड्स टू ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस एंड डेथ, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डिजीज है। ओके, ठीक है, सो होपफुली आपको टे सैक्स डिजीज के बारे में पता चला, ठीक है। ओके, तो अमेरिकन में फ्रीक्वेंसी कितनी है टे सैक्स डिजीज होने की, 1 in 3.6 lakhs, ठीक है, बट एक कम्युनिटी है, जूस की कम्युनिटी है, कौन सी है, कौन सी कम्युनिटी, जूस की, एशकेंजी केनाजी। ओके, ये जूस है, ठीक है, ओके, डिसेंडेंट ऑफ जूइश पीपल हु सेटल्ड इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। इनमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3600 में एक, और ये कितना था,
3,60,000 में, मतलब कितना कितना गुना ज़्यादा हो गया, 100 टाइम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इधर। यस, समझ रहे हो? 100 टाइम्स ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है डिजीज कॉज करने की, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल अमेरिकन। ठीक है, ऑब्वियसली दी स्टडीज आर, ये जो ज़्यादातर बुक्स है वो अमेरिकन ही है, तो उधर के ही वो लोग अपना ही ये करते हैं। A man and woman are both heterozygotes, अगर जो पार्टनर्स है अगर heterozygotes हो गए, approximately 1 in 4 of their children is expected to have T-sex। ठीक है, अगर 4 चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, टेक्निकली मतलब एज इन बोल रहा हूँ, तो उसमें से एक बच्चा जो है रहेगा वो होमोजाइगस रहेगा, उसको टी-सेक्स डिजीज होगा, एंड इट विल कॉज इमोशनल ट्रॉमा बेसिकली। ठीक है, इमोशनल फाइनेंशियल। ठीक है, prenatal test is also available for determining if fetus is at risk, couple will have a taste disease। ठीक है, सो प्रीनेटल टेस्ट भी किया जा सकता है। आप पहले क्या कर सकते हो, पार्टनर्स को जो कपल है उनको स्क्रीन कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर इफ वुमेन इज प्रेग्नेंट तो प्रीनेटल टेस्ट करके पता लगा सकते हो कि अ, जो एम्ब्रियो है इट इज, जो ये इन्फेंट है वो इट इज विदाउट डिजीज या विद डिजीज। ठीक है, ओके, समझा हेट्रोजाइगोट स्क्रीनिंग के ऊपर से गया? कुछ पूछना है? यस, सब सो रहे समझा या सर। नाश्ता चल रहा है? हाँ, पीछे पीछे नाश्ता चल रहा है, वाह वाह। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट चल रहा है, समझा सर, समझा सर। ठीक है, ओके, चलो। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट है, अ, तो हम लोग ने 3 चीजें देख ली। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग जेनेटिक टेस्ट। ठीक है, सो इधर ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं अभी। तो ड्रॉबैक्स क्या है? तो करीबन करीबन 1200 जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल है, क्लिनिकली अवेलेबल है 1200। ठीक है, कम कम, सॉरी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है अभी के टाइम के हिसाब से, बट इट इज़ वेरी वेरी लेस। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग बोल रहे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देर आर अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स, उसमें से भी हम लोग ने 5,000 जीन्स को ही पता लगा पाए कि, ठीक है, और इसमें क्या बोल रहे 1200 जेनेटिक टेस्ट को ही अवेलेबल है, एंड बहुत सारे रिसर्च के अंडर है। ठीक है, The Human Genome Project and research examines the association of genetic marker and disease with greatly increases the number of complexity of genetic test available in future। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो अभी रिसर्च चल रहा है उससे हम लोग को फ्यूचर में और ज़्यादा जीन्स मिलेंगे, 1200 तक नहीं लिमिटेड रहेंगे, बट वी विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ म्यूटेशंस टू बी स्क्रीन। ठीक है, म्यूटेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नॉर्मल जीन्स अलग होते हैं और फिर डिफेक्टिव जीन्स आर म्यूटेंट, बेसिकली म्यूटेंट। ठीक है, सो इसमें ऑब्वियसली अगर एक पर्टिकुलर जीन इज डिफेक्टिव तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगा विद अदर जीन्स। ठीक है, सिग्नलिंग पाथवे में उसका रोल क्या रहेगा? ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। तो किस पे डिपेंडेंट रहता है ये कि जो डिफेक्टिव जीन्स एक्सप्रेस होगा कि नहीं? एक तो जेनेटिक्स के ऊपर है, ऑब्वियसली डिफेक्टिव जीन है तो वो एक्सप्रेस हो सकता है। इन्वायरमेंट के ऊपर भी है, हाईली स्ट्रेस्ड रहेगा बंदा तो वो जीन एक्सप्रेस हो सकता है। ओके, या एडिशनल कोमोर्बिडिटी है तो जैसे फॉर एग्जांपल आर्टरी डिजीज हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एजमा हो गया। ठीक है, एजमा बोलते हैं। ठीक है,
pronunciation is asthma, not asthma is wrong pronunciation, asthma, तो टी एच साइलेंट है इधर, ठीक है, एस्थमा नहीं बोलते, एस्मा बोलते हैं, ओके। एंड सम टाइप ऑफ कैंसर एंड डिप्रेशन, ठीक है, कैंसर हो सकता है या डिप्रेशन हो सकता है, तो लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन पे जा रहे हैं, तो बोलते हैं कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ। सो डिप्रेशन में क्या होता है, आपके जो जीन्स है, तो ये जो आपके स्ट्रेस वाले जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड ऑब्वियसली दिस विल लीड टू मल्टीपल डिजीज, ये मल्टीपल डिजीज का कारण हो सकता है, ओके। अभी और ये रिजल्ट्स को अगर हम लोग डायग्नोस करें भी लें, ठीक है, उनमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं और हम लोग मैनुअली इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैनुअली इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, आगे चलते। अब मैं बोल रहा हूँ इंटरप्रेट करना है मतलब क्या। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्टिकुलर जीन, ठीक है, और इसमें डिफेक्ट होने की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर फॉर्मेशन हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वन ऑफ द एग्जाम्पल, ओके। सो ये जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ओके, होपफुली आपको सबको पता रहेगा। तो अगर इसमें अगर कुछ भी डिफेक्ट आता है तो क्या होता है कि इट में लीड टू कैंसर फॉर्मेशन, एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। सो अगर तो ज़्यादातर कॉमन केसेस म्यूटेशंस जो आपने रिसर्च करके फाइंड आउट किया है, जो ज़्यादातर जो म्यूटेशंस होते हैं वो एक जैसे फॉर एग्जांपल इसको बोल सकता हूँ मैं, साइट नंबर 1 में होता है, फिर उससे कम म्यूटेशंस साइट नंबर 2 में होते हैं, ठीक है, और बाकी म्यूटेशंस होते हैं बट उनको स्टडी नहीं किया गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जेनेटिक स्क्रीनिंग में खाली आप ये जो 2 मेजर म्यूटेशंस है वो उसको ले लोगे, उसके लिए स्क्रीन करोगे, बाकी जो म्यूटेशंस हो रहे हैं उसके लिए कौन स्क्रीन करेगा, हाँ? उसके लिए कौन स्क्रीन करेगा, क्वेश्चन मार्क है, सॉरी, टू लगा, क्वेश्चन मार्क है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बाकी जो जेनेटिक डिफेक्ट्स है उसको हम लोग, जो रेयर या अनकॉमन म्यूटेशंस है उसको तो हम लोग पिक्चर में ले ही नहीं रहे, ठीक है। तो अगर मुझे एनालिसिस करके पता चला कि एक पर्टिकुलर बंदा है, उसको उसमें 1 एंड 2 में म्यूटेशंस नहीं है, ठीक है, बट मैं उसको बोलूँगा कि यू आर फ्री ऑफ कैंसर, नहीं, मैं बोलूँगा कि जो कॉमन म्यूटेशंस है वो उसमें नहीं है, ही और शी माइट कंटेन अनकॉमन म्यूटेशंस ऑल्सो, ठीक है, जिसकी वजह से जेनेटिक डिफेक्ट आ सकता है। समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। समझ रहे हो? ओके, सो ओके, ठीक है। तो इट इज़ ऑफ्टन कॉम्प्लिकेटेड बाय बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जब वो हो सकता है डिफेक्टिव जीन्स एक्सप्रेस ना हो जब तक दूसरे जीन्स उसको एक्टिवेट ना करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने बताया, मोर देन 1000 डिफरेंट म्यूटेशंस एट सिंगल लोकस कैन कॉज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, 1000 डिफरेंट म्यूटेशंस है, ठीक है, सिस्टिक फाइब जो वो जीन है उसमें 1000 डिफरेंट म्यूटेशंस है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉज कर सकते हैं, एंड इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, मतलब इसमें एक म्यूटेशंस भी हुआ तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है आपका, इट इज़ अ जो आप
हम लोगों ने सल्यूट ट्रांसपोर्ट टी वाई में अगर पढ़ा रहेगा, उसमें बेसिकली क्लोराइड आयन का डिफेक्ट हो जाता है। क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट का जो डिफेक्ट हो जाता है, इट इज़ डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव या म्यूटेशंस। ठीक है, अभी जो जेनेटिक टेस्ट करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, वो खाली कॉमन म्यूटेशंस के लिए ही तक लिमिटेड है। अनकॉमन और रेयर म्यूटेशंस को वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो हम लोग जब भी इंटरप्रेट करेंगे डेटा, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉमन म्यूटेशंस नहीं है रहेंगे। अगर नेगेटिव निकलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस नेगेटिव नहीं है, बट उसमें कॉमन म्यूटेशंस नहीं है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर अनकॉमन और रेयर म्यूटेशन स्क्रीनिंग ऑल्सो। ठीक है, therefore a negative result does not mean genetic defect is a, हाँ यस, But white body different. ओके सॉरी 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 सर, ओके ठीक है, मैं इधर आ गया, दिख रहा है अभी? हाँ। ओके, सो इसमें क्या बोला गया, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है उसका मतलब ये नहीं है कि जेनेटिक डिफेक्ट है ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन डज नॉट हैव कॉमन म्यूटेशंस नहीं। ठीक है, जैसे मैंने वो डायग्राम में बताया था, तो कॉमन म्यूटेशंस नहीं है, बट हो सकता है अनकॉमन एंड रेयर म्यूटेशन होने के हो सकता है, उसको फिर आपको अलग से डिटेक्ट करना पड़ेगा। सो आइदर यू कैन डिटेक्ट दैट, और इससे बेटर एक चीज़ बोल सकता हूँ, डायरेक्टली सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। सीक्वेंस से आपको पता चल जाएगा कि जो डीएनए कैसा है। ठीक है, डीएनए का मेकअप पता चल जाएगा, सीक्वेंसेस पता चल जाएंगे। कंपेयर करो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उससे साथ कंपेयर करो जो रिपोजिटरी में। ठीक है, अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो समझ लो ये डिफेक्टिव है, अगर नहीं है तो सही है। ठीक, ओके। So when family members have this disease, their DNA can be examined to determine nature of mutations, and other family members then be screened for same mutation. जैसे फॉर एग्जांपल सेम फैमिली में एक को हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस डिजीज कौन सा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस उसके उसमें अनकॉमन म्यूटेशंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही सेम म्यूटेशंस को स्क्रीन करेंगे बाकी फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि वही म्यूटेशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है इट वुड बी वेरी हाई। ठीक है, ऑब्वियसली स्क्रीन करने के लिए आप फैमिली मेम्बर्स को फोर्स नहीं कर सकते, यू मेम्बर्स को एग्री करना पड़ेगा कि दे शुड बी विलिंग टू गिव देयर सैंपल्स, कंसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, therefore कंसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स में, जो टे सैक्स डिजीज है। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 कॉपीज ऑफ जीन वर्चुअली इंश्योर्स अ पर्सन दैट मे हैव डिजीज। अगर दोनों क्या बोलते हैं जेनेटिक जीन्स डिफेक्टिव है तो समझ लो कि डिजीज होने वाला है। बट ये केस ज़रूरी नहीं कि सब में हो, इसमें पेनिट्रेंस की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट रहता है। तो व्हाट इज पेनिट्रेंस, क्या हो सकता है, पेनिट्रेंस क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज पेनिट्रेंस? यस, क्या होता है? अरे सब स्कॉलर बैठे, बोलो। यस, व्हाट इज पेनिट्रेंस? मयूरी, रितिका है क्या? रितिका, हाँ रितिका नहीं, यस, अस्मिता, प्रनिल है क्या? प्रनिल, यस, व्हाट इज पेनिट्रेंस? तो पेनिट्रेंस में क्या होता है कि अगर डिफेक्टिव जीन्स है तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 97% वो काम करे, 3% हो सकता है वो जीन्स एक्सप्रेस ही ना हो। सिंपल, 3% ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें कि जो डिफेक्टिव जीन्स है वो एक्सप्रेस ही ना हो, तो उसकी वजह से उसको जो पर्सन कैरिंग डिफेक्टिव जीन्स वॉन्ट बी सिम्टोमेटिक ऑल टुगेदर। ठीक है,
तो अगर आपको पेनिट्रेंस के बारे में पता लगाना है, एक मिनट, तो मैं इधर एक विकिपीडिया पेज में चले जाता हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है? If a mutation in the gene responsible for particular autosomal dominant disorder, तो उसमें 95% पेनिट्रेंस बोल सकते हैं उसमें, ठीक है। ऑटोजोमल डोमिनेंट मतलब अगर एक भी जीन डिफेक्टिव है तो डिजीज होगा, ठीक है। उसमें बोला 95% पेनिट्रेंस है, मतलब क्या? 100 पीपल में से 95% लोगों को जो म्यूटेशंस कैरी कर रहे हैं उनको डिजीज होगा, बट 5% को नहीं होगा, ठीक है। तो पेनिट्रेंस मतलब कितना लोगों को डिजीज जो डिफेक्टिव अलील कैरी कर रहे हैं उनमें कितने परसेंट लोगों को डिजीज एक्चुअली डिजीज हो रहा है, कितने परसेंट को नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू रिसर्च, समझ रहे हैं? तो पेनिट्रेंस मतलब इट इज बेसिकली इधर आपका जो पेनिट्रेंस इनकम्प्लीट होता है, मतलब 100% पेनिट्रेंस मतलब अगर एक पर्टिकुलर जीन है, अगर वो डिफेक्टिव है तो 100% डिजीज होगा, 100% पेनिट्रेंस। अगर मैंने बोला पेनिट्रेंस 50% मतलब अगर जेनेटिक डिफेक्ट है तो 50% होने के चांसेस है कि वो डिजीज होगा, 50% चांसेस है कि नहीं होगा। इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो रिस्क एसोसिएटेड है वो एक टाइप का स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट है, नथिंग एल्स। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है डायरेक्ट टू कंज्यूमर जेनेटिक टेस्टिंग। तो ये क्या होता है? ओके, तो 4 स्लाइड्स मोर वी हैव टू गो। तो इसमें डायरेक्ट टू कंज्यूमर मतलब क्या? अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ यू नो, एक मिनट, एक मिनट। ओके, सो फॉर एग्जांपल कोविड का सिचुएशन का बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या था कोविड सिचुएशन में कि फॉर एग्जांपल आपको फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में क्या होता है, देयर वाज वन लैब ओनली दैट वाज कंडक्टिंग दिस आरटीपीसीआर टेस्ट, ठीक है। और उनका ही सैंपल भेजा जाता था जो कि सिम्टम्स दिखा रहे हैं, ओके, जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं एंड रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, समझ रहे हैं, उनका ही स्क्रीनिंग किया जा रहा था, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी क्या है, आप घर पे बुला दो, आप नेगेटिव भी रहोगे तो आप बोलोगे कि मेरा आरटीपीसीआर करवा दो, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। दैट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू डॉक्टर फॉर रिकमेंडिंग, डॉक्टर रिकमेंड करके नहीं देगा आरटीपीसीआर करके, ठीक है। वो कर सकते हो इफ देयर इज एनी सिम्टम, बट तुम लोग भी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो, हाँ कि SRL वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक जो पर्सन डायग्नोस्टिक जो लैब में काम कर रहा है वो बंदा आ जाएगा एंड दे विल नो कलेक्ट योर सैंपल, राइट, एंड प्रोसेस कर देगा, राइट, ठीक है। सो इट इज ऑफर्ड टू एवरीवन एंड एनीवन हु आर इंटरेस्टेड, सिंपल। तो वैसे ही जेनेटिक टेस्ट अभी सबके लिए ओपन है। It is not limited to only patients or their family members, but it is open to and offered to each and everyone, जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक ठीक है। मैं इंटरेस्टेड हूँ या आप लोग इंटरेस्टेड है तो अगर आपके पास पैसा भी है तो पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। जेनेटिक टेस्ट इज नॉट चीप बेसिक, ठीक है। तो पूरा पूरा आप टेस्ट कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो उससे वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो हेरिडेटरी कंडीशंस है वो स्क्रीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल जीन डिसऑर्डर सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस टू मल्टीफैक्टोरियल कंडीशंस सच एज ओबेसिटी, सॉरी, cardiovascular disease, athletic performance and predisposition to nicotine addiction, ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन टू निकोटिन एडिक्शन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो फादर है इट इज़ हेवीली एडिक्टेड टू अल्कोहल हो गया, या
निकोटिन मतलब सिगरेट्स हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि जो फ्यूचर जनरेशन है दे विल बी ऑल्सो एडिक्टेड, ठीक है, टू दिस नेगेटिव सब्सटेंस, ये सब्सटेंस अब्यूज जो भी है, ठीक है, नॉट लिमिटेड टू ओनली अल्कोहल एंड सिगरेट्स, बट देयर आर अदर सब्सटेंस जैसे आपका ड्रग्स हो गए, ठीक है। तो वो वैसे केस में क्या हो जाता है, जो प्रोजेनी है दे आर मोर प्रीडिस्पोज्ड, और उनमें ऑब्वियसली देयर इज अ डिफेक्ट, क्या बोलते हैं डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशंस हो सकते हैं, ठीक है, एंड इट इज बीइंग प्रूव्ड, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग इधर बात कर रहे हैं DTC, ठीक है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर टेस्ट ऑल्सो अवेलेबल फॉर पैटर्निटी टेस्टिंग। तो आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है पैटर्निटी टेस्टिंग मतलब पता लगाने के लिए कि फादर कौन है, ठीक है, अमेरिका में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पैटर्निटी टेस्टिंग या आपको एंसेस्ट्री डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। Geneticists, public health officials, and consumer advocate have raised a number of concerns about direct-to-consumer genetic testing. तो काफ़ी लोगों ने इस पे प्रोटेस्ट भी किया है, ठीक है। क्यों प्रोटेस्ट किया? That some tests are offered without appropriate information, मतलब जो टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं पर्टिकुलर डिफेक्ट के लिए, उसके बारे में जो पेशेंट है या जो भी पर्सन है हु इज़ अंडरगोइंग दिस टेस्ट, उसको पूरा प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, खाली बोलते हैं हाँ करना है, ठीक है, जैसे RT-PCR करना है, ठीक है, ओके, CT वैल्यू को देख नहीं रहे, ओके, CT वैल्यूज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, खाली उसमें लिखा आता है कि यू आर पॉजिटिव एंड यू आर नेगेटिव, तो CT वैल्यू तो बता दो भाई, है उससे उसका क्या रोल है, लेमैन को समझता है व्हाट इज CT, यस, आप लोगों को पता है व्हाट इज CT वैल्यू इन क्या बोलते हैं RT-PCR, पता है? यस, होपफुली आपको पता होना चाहिए, यू आर नाउ MSc स्टूडेंट्स। HRCT हाँ जो क्या? 25 में से आता है जो कोविड में, हाँ हाँ, वो पता है। तो आपको पता है कि कितना सीवियरिटी में क्या होता है, कितना सीवियरिटी में माइल्ड कंडीशन है या एक्सट्रीमली एक्सट्रीम कंडीशन है, कैसे पता लगेगा? CT वैल्यू से पता लगता है, ठीक है। तो बता सकते हैं रेंज? 12 के आगे तो कंसिडर एज मतलब ऑक्सीजन का वैसे जरूरत ठीक होता है, है। तो मैं एंड एक हाँ, तो मैंने आई थिंक भेजा भी था एक इमेज फाइल जिसमें बताया था कि व्हाट इज CT वैल्यू कैसे अगर एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा तो सीवियरिटी ज़्यादा है या कम है। तो अगर 25 या उससे ज़्यादा है ना, तो सीवियरिटी लेवल इज बिट लो, ऑन लोअर साइड, ठीक है। 35 के ऊपर है तो इट इज़ नेगेटिव, ठीक है। और अगर 19 से 24 तक के रेंज में है सो इट इज़ अ माइल्ड, ठीक है, माइल्ड रेंज पे। 18 से अगर नीचे है तो वाट लगा, मतलब वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, ओके। तो मैं बता देता हूँ व्हाट इज एक्चुअल CT वैल्यू क्या होता है। तो CT वैल्यू में क्या होता है कि आपका ये एक पर्टिकुलर ऐसा ये रहता है, ठीक है, इट इज़ अ लाइन, ठीक है। लाइन क्या बता रहा है, ये CT ये एक पर्टिकुलर ये बता रहा है कि वायरल लोड कितना है, ठीक है, ओके। सो इसमें क्या होता है, ये वायरल लोड से पता चलता है कि भाई अगर ये वायरल लोड मतलब जैसे PFU पर है मैं लोग, ओके, ठीक है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू पार करने के लिए कितना सेल जो PCR साइकिल्स लगा, PCR साइकिल्स कितना PCR साइकिल लगा कि ये CT वैल्यू को क्रॉस कर सके, ठीक है, कितना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 16 PCR साइकिल में 16 टाइम्स जब मैंने वो जीन को एम्पलीफाई किया तो इतना लेवल ऑफ इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PFU पहुंच गया, तो दैट इज योर CT वैल्यू, ठीक है।
ओके। जैसे कुछ कुछ उसमें होगा कि आपका CT वैल्यू इज लाइक 24 25, तो मतलब क्या है, इट इज स्टिल माइल्ड। और किसी किसी में 35 है, मतलब उधर तक 35 के ऊपर है, 38 40 है, मतलब क्या हुआ, उतना भी वायरल लोड नहीं है इवन आफ्टर 40th साइकिल। 40 साइकिल जाता नहीं है, 35 साइकिल मैक्सिमम। ठीक है, ओके। तो 35 साइकिल्स होने के बाद भी वायरस का कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी लो, कि वो बैरियर को पार नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव एज एन कोविड नेगेटिव। ठीक है, इवन आफ्टर 35 साइकिल्स जो CT वैल्यू हो जाती है, इवन आफ्टर 35 साइकिल्स ये जो वायरस का वायरल लोड उतना ज़्यादा नहीं है कि वो 35 साइकिल्स के बाद भी ये वैल्यू को पार कर सके। ठीक है, तो दिस इज अ पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, तो कितना साइकिल लगता है उसको पार करने में, दैट इज योर CT वैल्यू, सिंपल। ठीक है, कितना साइकिल्स लगता है, जैसे ये 16 साइकिल्स लगे तो मैं क्या बोलूँगा, CT वैल्यू इज 16। ठीक है, 16 साइकिल में ही आपका इतने सारे वायरल लोड था कि 16 साइकिल में ही आपका पॉजिटिव आ गया। ठीक है, वायरल लोड थोड़ा कम था, 24 साइकिल में आ गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, वायरल लोड सबसे कम है कि आपका 35 साइकिल्स होने के बाद भी वो बैरियर को पार नहीं कर पाया, मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। समझ? ठीक है, समझ रहे हो? तो ये वैल्यू बताता है क्या कोई? नहीं, ज़्यादातर जो आपके डायग्नोस्टिक सेंटर है वो खाली पॉजिटिव और नेगेटिव लिख के दे रहे हैं, बट उसमें CT वैल्यू कितना। ठीक, बट अभी भी कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं CT वैल्यू का कोई रोल नहीं है। ऑब्वियसली ये पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन का भी हुआ। CT वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा मतलब इन्फेक्शन होके टाइम हुआ। ठीक है, CT वैल्यू कम रहेगा तो हो सकता है कि वो इनिशियल फेज में हो या डिक्लाइनिंग फेज में। ठीक, ओके। तो इसमें अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होने का ज़रूरत है। ये जेनेटिस्ट और पब्लिक हेल्थ एरिया ऑफिशियल एंड कंज्यूमर एडवोकेट्स के लिए सब इस पे कंसर्न उठा रहे कि अगर आप टेस्ट रन कर रहे हो तो उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, एंड जेनेटिक काउंसलिंग भी उससे फिर करना चाहिए। आफ्टर टेस्ट हुआ तो उसके बाद आप जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जाओ। ठीक है, और कंज्यूमर इज नॉट इक्विप्ड टू इंटरप्रेट रिजल्ट। अभी कंज्यूमर जैसे लेमैन है तो उसको नहीं समझेगा कि वैल्यू अगर इतना आया इतना आया। ठीक है, अगर मैं लेमैन को भी दे दूँ कि CBC काउंट में ये वैल्यू है तो उनको पता चलेगा क्या? कुछ नहीं बोलेंगे, क्या है ये, कम है ज़्यादा है, क्या होता है उससे, क्या होता है, नहीं, उनको नहीं पता। सो लेमैन या ले पर्सन को दे कैन नॉट इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, राइट। एक वैल्यू आया तो मतलब क्या ये वैल्यू है। जैसे यूरिक एसिड का हम लोगों ने TY में किया था, अगर लो रहेगा तो क्या होता है, हाई रहेगा तो क्या होता है। ठीक है, ठीक है। अदर कंसर्न्स फोकस ऑन एक्यूरेसी ऑफ सम टेस्ट। एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिजल्ट। अभी रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं है, इट मे बी लीक्ड। ठीक है, एंड वेदर इंडिकेशंस ऑफ रिस्क प्रोवाइडेड बाय टेस्ट आर इवन यूजफुल। ठीक है, टेस्ट यूजफुल भी है क्या? जैसे कुछ कुछ जो डायग्नोस्टिक लैब है वो अगर फेक किट्स यूटिलाइज कर रहा है RT-PCR का, हाँ, और वो फेक किट्स है, सबको पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ओके, कंट्रोल रखा उसमें भी उनको पॉजिटिव है, तो मतलब क्या, दे आर प्रोवाइडिंग यूजिंग रॉन्ग किट्स। ठीक है, और रॉन्ग रिजल्ट्स दे रहे हैं सबको। ठीक है, advocates of direct to DTC genetic test contend that tests provide greater access to testing and enhancing confidentiality. ठीक है, तो DTC वाले क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ इंडिविजुअली लोग करना चाहिए, अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा हम लोग को ग्रेटर एक्सेस ऑफ टेस्टिंग मिल जाता है और कॉन्फिडेंशियलिटी में इनहेंस हो जाता है। मतलब आप अननोन, आप चुपके से जाके टेस्ट करवा लो और
किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग करते हैं, HIV के लिए भी करते हैं लोग, ठीक है। अभी आ जाते हैं जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड प्राइवेसी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है जेनेटिक बेसिस पे, देखते हैं अभी, ठीक है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और आपने जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक लैब से जेनेटिक टेस्टिंग करवाया, और मैंने जैसे 100 200 500 रुपए दे के उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लिया, ठीक है। काफ़ी जो स्पाई इंडस्ट्री इस पे ही काम करती है, ठीक है। स्पाई हो गया, डिटेक्टिव जो एजेंसीज है उस पर ही काम करती है, तो वो इंफॉर्मेशन निकालना जानती है, ठीक है। तो इधर आता है प्राइवेसी कंसर्न आ जाता है, कंसर्न आ जाता है, ठीक है, कि आपको एक्सप्लॉइट ना करें इन फ्यूचर रिगार्डिंग योर जेनेटिक रिजल्ट्स जो भी है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो उनको पता है कि फैमिली में जैसे फॉर एग्जांपल ये सब चल रहा है, ठीक है, तो वो लोग पूरा का पूरा अवॉइड ही कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, अगर फैमिली में अगर कुछ लोगों को कैंसर होता है, ठीक है, तो अगर वो बोलेंगे कि मेरे को कराना ही नहीं है, मैं ठीक हूँ, ठीक है, तो और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, डेथ मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरगो जेनेटिक टेस्टिंग। नहीं गए तो वो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर लेते हैं सारे टाइप के जेनेटिक टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर वो पॉजिटिव निकले तो उनको डर यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस उनको कवर आगे करेगा ही नहीं, और हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा तो अगर ये जेनेटिक डिजीज से उनकी डेथ हो जाती है या वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कवर नहीं रहेगा, तो उनको बहुत ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इधर इंडिया में बैठे हो तो आपको डॉक्टर की फ़ीस कितनी लगती है? 500 लगती है, 150, कोई 50 भी लेते हैं, 50 to 500, 1000 भी लेते हैं, 3000 भी लेते हैं, ठीक है। बट सेम चीज़ अगर आप बाहर जाओ, यूरोप में जाओ, तो दे टेक 100 पाउंड्स, एक खाली एक विजिट का 100 पाउंड्स, 100 यूरोस, $100, कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 7000, 8000, 10,000 खाली एक विजिट का, समझ रहे? फिर अभी सोचो अगर खाली विजिट का ही इतना खर्चा, तो हॉस्पिटलाइजेशन का कितना खर्चा रहेगा, समझ रहे? ओके, नेक्स्ट है पेमेंट इश्यूज, ठीक है। ऑब्वियसली जेनेटिक टेस्ट जो है सस्ता नहीं है, इट इज बिट महंगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंसिव है। एलियासिस यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। एलियासिस मतलब क्या? एलियास, तो बेसिकली आप जैसे मैं अपना रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे जेनेटिक टेस्टिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना नाम यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, विनीत काला यूटिलाइज नहीं कर रहा, मैं बोलूँगा माई नेम इज़ रोहित शर्मा, ठीक है, और मेरे नाम पे बना दो, सिंपल है ना। तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स क्या हो रहा है, मैं छुपा रहा हूँ, ठीक है, छुपा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे को डिसीज़ है, बट मैंने दूसरे के नाम पे जेनेटिक टेस्टिंग कर दिया, और उसमें पता लगा कि इट इज़ क्या बोलते हैं, देयर इज सम देयर माइट बी सम काइंड ऑफ डिसीज जो कि अफेक्ट कर सकता है। छुपा क्यों रहो? क्योंकि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस से बचना, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस से बचना है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूरा रिकॉर्ड खंगालते हैं, ठीक है, दे चेक ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। तो अगर मैं दूसरे के नाम पे बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ, तो उनके उधर से भी स्किप हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन है, वेर फोर्स टू अंडरगो जेनेटिक्स टेस्टिंग, उनको फोर्स किया गया जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, ठीक है, फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो ऑब्वियसली सिकल सेल एनीमिया इज मोर प्रेवलेंट इन अफ्रीका एंड एशियन रीजन, पर्टिकुलरली इंडिया, ठीक है। और जो कंपनीज है उन्होंने आइडेंटिफाई किया और कैरियर्स को क्या किया, उनको एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन किया, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया, सिंपल। पॉजिटिव निकला, निकाल दिया, सिंपल, ठीक है। कैरियर्स हेल्दी होने के बावजूद भी उनको एम्प्लॉयमेंट से निकाला गया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा केस हुआ था। उसके बाद यूएस कांग्रेस ने, एज एन यूएस जो पार्लियामेंट है, उन्होंने
जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट इन्फोर्स किया, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड जीना, ठीक है, 2008 में। उससे क्या, आप क्या बोलेगा क्या होता है? तो ये जो लॉ है ये प्रोहिबिट करता है हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम यूजिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज एंड रेट्स। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को किसी के फैमिली मेम्बर्स आर हाईली डायबिटिक, ठीक है, और उसने क्या बोलते हैं, तो ये इंश्योरेंस वालों को पता चले, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे कि आपका जो हेल्थ कवरेज है वो मना भी कर सकते हैं, या जो आपका प्रीमियम जो है चार्ज वो डबल ट्रिपल भी कर सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। ओके, सो वो दो चीज़ कर सकते हैं, या आपको हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना कर देंगे, या आपको जो रेट्स है, प्रीमियम रेट्स है, वो बढ़ा देंगे, सिंपल। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम यूजिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एम्प्लॉयर्स के पास जानी ही नहीं चाहिए, सिंपल, ठीक है। और अगर जो एम्प्लॉयर्स है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाता है कहीं से, ठीक है, और उसके वजह से वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो एम्प्लॉयर का वाट लगने वाला, ठीक है, उसके अगेंस्ट लॉ सूट्स होंगे, ठीक है, ठीक है। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है या एम्प्लॉयर्स है, दे कैन नॉट इन्फोर्स अ पर्सन फॉर टू टेक जेनेटिक टेस्ट, ठीक है, ओके। तो कुछ हद तक प्रोटेक्शन फेडरल रेगुलेशन, ये मतलब यूएस से मिल जाता है, ओके। एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ इंफॉर्मेशन, मतलब ये क्या होता है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है। अगर आपने जेनेटिक टेस्टिंग करवाया तो वो प्राइवेसी मेंटेन रहता है, वो आपको इंफॉर्मेशन इज नॉट लीड टू हेल्थ इंश्योरेंस एंड योर एम्प्लॉयर्स, ठीक है, ओके। समझ में आया कि ऊपर से क्या? समझा सर।